हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन वन्य जीव एवं वन आंदोलनों के बारे में। उत्तराखंड में जितने भी वन हैं, वन्य जीव हैं एवं जितने भी वन आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी उत्तराखंड के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात करी थी। तो देखिए, इस वाले टॉपिक में हम लोग देखते हैं भारतीय वन विभाग। ठीक है, भारतीय वन विभाग को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, 1864 ईस्वी में क्या होता है, भारतीय वन विभाग की स्थापना होती है। अभी एग्जाम में बनेगा भारतीय वन विभाग की स्थापना कब होती है, 1864 ईस्वी में। ठीक है, ये भारत की बात हो रही है अभी। तो भारतीय वन विभाग की स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी, मतलब जो इसके प्रथम जो महानिरीक्षक बनाए गए थे, इसको बनाए गए थे डिटरिज ब्रैंडिस को। यानी जब यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश शासन था उस टाइम की बात है। तो जब वन विभाग की स्थापना हुई थी, इसके जो पहले महानिरीक्षक बनाए गए वो डिटरिज ब्रैंडिस को बनाया गया था। फिर इसके बाद क्या होता है, 1864 में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना होती है। ठीक है, 1864 में क्या हुआ, इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना होती है। फिर 1867 में क्या हुआ, पहली बार आईएफएस का एग्ज़ाम हुआ था। अब देखिए, आईएफएस क्या होता है, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विस होती है उसका एग्ज़ाम हुआ था। जैसे यूपीएससी कराता ना, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, एक और होता है आईएफएस। दो आईएफएस होते हैं, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस करके और एक फॉरेन सर्विस कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही यूपीएससी 5-6 ऐसे ही टाइप के एग्जाम्स पार्ट्स होते हैं यूपीएससी के। तो ये जो आईएफएस का एग्ज़ाम हुआ था, ये कब हुआ था, पहली बार 1867 में हुआ था। इसके बाद देखिए, भारतीय वन अधिनियम की बात करें तो भारतीय वन अधिनियम में 1865 ईस्वी में क्या हुआ, 1865 ईस्वी में वनों से संबंधित पहला कानून भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। 1865 ईस्वी में क्या हुआ, वनों से संबंधित जो पहला कानून बनाया था भारतीय वन अधिनियम, इसको लागू किया गया था। इसके तहत सभी वन सरकार के अधिकार में आ गए तथा वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा दी गई। अब जो सरकार के अधिकार में सारे वन आ गए तो फिर उन्होंने क्या करा, जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी उस पर इन्होंने रोक लगा दी थी। फिर 1868 में क्या होता है, कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना होती है। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा गढ़वाल में कब हुई, कुमाऊं में कब हुई। तो 1868 में होती है कुमाऊं में और 1869 में होती है गढ़वाल में। तो आपको याद रखना, पहले कुमाऊं में होती है 1868 ईस्वी में, फिर 1869 ईस्वी में कहाँ होती है, गढ़वाल में होती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 1885 ईस्वी में टिहरी में वन विभाग की स्थापना होती है। अब आपको उस टाइम पता होगा ना, एक एक क्षेत्र कौन सा था, गढ़वाल वाला क्षेत्र था, एक कुमाऊं वाला क्षेत्र था, तो एक टिहरी राज्य प्रजामंडल थी। यानी उत्तराखंड 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक कुमाऊं कमिश्नरी बोला जाता था, एक गढ़वाल क्षेत्र, तीसरा टिहरी राज्य प्रजामंडल। तो जो टिहरी राज्य प्रजामंडल थी वो अलग हुआ करती थी। तो 1885 ईस्वी में क्या हुआ, टिहरी में भी वन विभाग की स्थापना हुई। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो पंडित केशवानंद जी को बनाया गया था। किसको बनाया था, पंडित केशवानंद जी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया था इस विभाग का। फिर इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं भारतीय वन अधिनियम 1878 ईस्वी। जो भारतीय वन अधिनियम 1878 ईस्वी में आया, ये बेसिकली था क्या, ये अधिनियम भारतीय वन अधिनियम 1865 में प्रथम संशोधन करके बनाया गया था। अब इससे पहले का जो भारतीय वन अधिनियम 1865 था, 1865 वाला अधिनियम, तो उसी में संशोधन किया गया। इसी संशोधन को करने के बाद ये भारतीय वन अधिनियम 1878 लागू हुआ था। इसके तहत वनों को 2 भागों में बांटा गया। अब देखिए, इसके तहत क्या हुआ, वनों को 2 भागों में बांट दिया। एक आरक्षित वन जिसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। दूसरा क्या, संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ये 2 प्रकार के भागों में बांटा गया था वनों को। इसके तहत टिम्बर, जो इमारती लकड़ी होती है, इस पर टैक्स लगा दिया गया। अब देखिए, जो भी टिम्बर यानी इमारती जो लकड़ी थी उसको काटेगा या ले जाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं, FRI जो टॉपिक है, FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है ये है देहरादून में। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1878 ईस्वी में हुई थी। जो भारतीय वन अधिनियम आया था ना 1878, उसी के तहत 1878 ईस्वी में ही क्या होती है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI की स्थापना होती है। भारत का प्रथम फॉरेस्ट स्कूल, इसकी स्थापना देहरादून में हुई। अब ये क्या है, भारत का पहला फॉरेस्ट स्कूल था। जो FRI था ये भारत का पहला फॉरेस्ट स्कूल था और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, देहरादून में हुई थी।
इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो डिट्रिच ब्रैंडिस थे। ठीक है, जो डिट्रिच ब्रैंडिस थे ये एफआरआई के फाउंडर थे। मैंने डिट्रिच ब्रैंडिस आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया ना, 1864 में जो भारतीय वन विभाग की स्थापना हुई भारत में, उसके प्रथम महानिरीक्षक भी डिट्रिच ब्रैंडिस थे। उन्होंने ही एफआरआई की क्या करी थी, स्थापना करी थी, यानी संस्थापक थे। इसके बाद क्या होता है, 1884 को 1884 ईस्वी में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून किया गया। अब जो FSD था, मतलब फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, तो ये फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर क्या कर दिया, IFSD कर दिया, यानी इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया। 1906 ईस्वी में क्या हुआ, इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया। अब इसका नाम 1906 ईस्वी में क्या रखा गया, IFRI। क्या रखा गया, IFRI। ये कब रखा गया, 1906। तो हम लोग 1906 में ही FRI की स्थापना मानते हैं। वैसे तो ये 1878 में ही बन गया था, लेकिन FRI इसका नाम कब हुआ, 1906 में। तो FRI कब से बना, 1906 से बना था। ठीक है, IFRI था उस टाइम पे, बाद में इसका नाम I हटा दिया, मतलब जो इंपीरियल था उसको हटा के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय वन अधिनियम 1927 के बारे में। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1927 की बात करें तो इसके तहत वनों को 3 भागों में बांटा गया। अब इससे पहले जो हमने पढ़ा था भारतीय वन अधिनियम 1878, तो 1878 के तहत 2 भागों में बांटा था। अब 1927 के तहत 3 भागों में बांट दिया। पहला जो क्षेत्र था आरक्षित वन उनको बोला गया, दूसरा संरक्षित वन जो पहले से ही था, लेकिन इसमें तीसरा इंक्लूड करा गया ग्रामीण वनों को। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017। तो भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 की बात करें तो 18 दिसंबर 2017 में तत्कालीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हर्षवर्धन ने लोकसभा में भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 पेश किया। अब जो तत्कालीन जो पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री थे हर्षवर्धन जी, इन्होंने लोकसभा में क्या करा, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 पेश किया था। अब ये एग्जाम में बनता है कि भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 किसने पेश करा था लोकसभा में, तो ये हर्षवर्धन ने करा था। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 26 दिसंबर 2017 को यह बिल राज्यसभा में पास हो गया, यानी राज्यसभा में इसको पारित कर दिया गया था। फिर है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो 1894 ईस्वी में भारत की पहली वन नीति लागू हुई थी। भारत की जो पहली वन नीति कब लागू हुई थी, 1894 ईस्वी में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था वनों से अधिक राजस्व प्राप्त करना, यानी इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, वनों से पैसा कमाना, राजस्व प्राप्त करना। ये इस राष्ट्रीय वन नीति का क्या था, उद्देश्य था, जो 1894 ईस्वी में क्या हुई थी, लागू हुई थी। इसके बाद जो नई राष्ट्रीय वन नीति आती है 1952 ईस्वी में, इसके बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, वनों से अधिक उपज प्राप्त करना, यानी वनों से अधिक उपज पैदा करना, इसका क्या था, उद्देश्य था। वनों में पशुओं के चरने पर नियंत्रण। अब देखिए वनों में हम लोग पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो जितना चाहे उतना चर लेते हैं ना, तो इस पर नियंत्रण भी किया गया था कि मतलब जो वन है वो अवैध कटाई ना हो, अवैध पशुओं को वहाँ पर चरने के लिए ना भेजा जाए, तो इस पर भी नियंत्रण किया गया था। देश में कुल भूभाग के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। अब देखिए जितना भी भूभाग है ना, उसका 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। मानव निर्मित वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। अब जो मानव निर्मित वन है, यानी इंसानों के द्वारा लगाए गए पेड़ों से बनने वाले जो वन हैं, वन क्षेत्र हैं, इसको बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि आप जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं वो तो खुद से ही उग जाते हैं ना, खुद से ही बन जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, मानव निर्मित जो क्षेत्र हैं, मानव निर्मित वन क्षेत्र हैं, इनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। ये क्या था, नई राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य था। अब देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें 1998, यानी जो नई राष्ट्रीय वन नीति थी 1998 की, इसके बारे में बात करें तो भारत सरकार की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में संशोधन करके बनाया गया था। अब जो इससे पहले वाला था 1988, उसी को संशोधित करके बनाया गया था 1998 की फॉरेस्ट पॉलिसी। फिर देखिए इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए जैव विविधता व वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण की रणनीति व कार्य तैयार करना। यानी जो जैव विविधता होती है और जो वन्य जीव होते हैं, वन्य जीव जंतु होते हैं, तो उनके सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए रणनीति व कार्य तैयार करना ही इसका क्या था, उद्देश्य था, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 आई। ठीक है,
रिक्त एवं बंजर स्थानों में रोपण करके वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। अब देखिए गांव घरों में या फिर पहाड़ों में क्या होता है ना, काफ़ी सारी ज़मीन बंजर पड़ जाती है, उस पर कोई भी खेती वगैरह नहीं करता, तो वो ऐसे ही खेत खाली पड़े रहते हैं। तो उसमें क्या करना था कि जो जितने भी खाली और बंजर स्थान होंगे वहाँ पर रोपण करना था, यानी पेड़ पौधे लगाने हैं, और इसके कारण क्या होगा, वन क्षेत्र और बढ़ेगा। ठीक है। वन अनुसंधान व प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को विस्तृत करना। अब जो वन अनुसंधान है और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण है, यानी वनों से रिलेटेड, पेड़ पौधों से रिलेटेड, प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो शिक्षा देनी है उसको विस्तृत, यानी उसको और ज़्यादा फैलाना ही इसका उद्देश्य था। फिर देखिए उत्तराखंड राज्य वन नीति 2001। तो उत्तराखंड राज्य वन नीति 2001 की हम लोग बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, प्रदेश में व्याप्त जैव विविधता व वन्य जीवों के संरक्षण व संवर्धन की राजनीति व कार्य योजना तैयार करना इसका उद्देश्य था। प्रदेश के वन क्षेत्र व वन उत्पादन में वृद्धि करना। अब प्रदेश में जितने भी वन हैं उनमें और वृद्धि करना, वन क्षेत्रों को और बढ़ाना, और वनों से हमें जो भी उत्पादन प्राप्त होता है उसमें और वृद्धि करना उत्तराखंड राज्य वन नीति 2001 का उद्देश्य था। ग्रामीण लोगों के लिए लकड़ी, चारा, ज़रूरतमंद उत्पादों को बढ़ावा देना। अब ग्रामीणों को, अब गांव घरों में अभी तो गैसेस वगैरह आ जाते हैं ना, पहले के टाइम पे क्या होता है, लकड़ी वकड़ी पे खाना बनाते थे, अभी भी मैक्सिमम लोग बनाते हैं। तो क्या होता था कि जो ग्रामीण लोग हैं उनके लकड़ी चाहिए, गाय बकरियां हैं तो उनके लिए क्या चाहिए, चारा चाहिए, तो और भी उत्पाद ऐसे चाहिए होते हैं, तो उसके लिए बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य था। ठीक है। फिर देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का, तो ये है उत्तरकाशी। ये एग्जाम में बार बार बनता है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का, ये है उत्तरकाशी। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला हरिद्वार। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी में, फिर पिथौरागढ़ में, फिर चमोली में, फिर पौड़ी में। ये इनका क्या है, घटता हुआ क्रम है, यानी सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है एरिया वाइज ये उत्तरकाशी में है, फिर पिथौरागढ़ में, फिर चमोली, फिर पौड़ी गढ़वाल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम देखें तो सबसे कम होगा हरिद्वार, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो हरिद्वार सबसे कम, फिर उससे थोड़ा कम कहाँ, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है यशनगर, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा बागेश्वर, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा किसमें, चंपावत में। तो ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है ना, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। उत्तरकाशी सबसे ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा कम पिथौरागढ़, उससे थोड़ा कम चमोली, उससे थोड़ा कम पौड़ी में। इस तरीके से इनका ये है। ठीक है ना। इसके बाद बात करें तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। अब वन परसेंटेज की बात हो रही है, अब एरिया अलग होता है। ठीक है, कितने एरिया में वन है, और होता है वन परसेंटेज, यानी मान लो ये कोई क्या कहते हैं, एक छोटा सा जिला है हमारा, उसमें मान लो 50% वन है। अब ये परसेंटेज में है ना, मानो उसका एरिया 200 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया है, तो उसका आधा हिस्सा, ठीक है, 100 किलोमीटर एरिया में वन है। तो ये एरिया के हिसाब से तो सिर्फ 100 किलोमीटर स्क्वायर ही होगा, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कितना है, 50%। ठीक है। मान लो कोई एक और दूसरा जिला है जिसका एरिया मान लो 30,000 किलोमीटर है। ठीक है, 30,000 किलोमीटर स्क्वायर है। अब उसमें 10,000 किलोमीटर स्क्वायर पे क्या है, 10,000 किलोमीटर स्क्वायर पे वन है, और बाकी के 20,000 जो 20,000 है, 20,000 किलोमीटर स्क्वायर पे क्या है, नॉर्मल एरिया है, ज़मीन वाला, जिसमें वन नहीं है। अब देखिए इसमें 10 किलोमीटर वन है, 20 किलोमीटर, तो समथिंग हम ऐसे मान सकते हैं यहाँ पर कितना एरिया होगा, 33% एरिया होगा। ठीक है, 33% एरिया, परसेंटेज के हिसाब से यहाँ आया 33 आया परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन एरिया वाइज तो 10,000 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से 50% था, लेकिन किलोमीटर में सिर्फ 100 था। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, ये 10,000 किलोमीटर वाला। एरिया के हिसाब से परसेंटेज में कौन सा ज़्यादा हुआ, ये 50% वाला। तो ये समझ गए होंगे ना, सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग, फिर उत्तरकाशी, फिर टिहरी गढ़वाल, फिर पिथौरागढ़, और सबसे कम वन प्रतिशत कहाँ है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चमोली। ठीक है। अब देखिए मैंने बताया सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से कहाँ है, उत्तरकाशी में, और सबसे कम कहाँ है, हरिद्वार में, और परसेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग में, सबसे कम हरिद्वार में। अब यहाँ पर हरिद्वार कॉमन है, दोनों में सबसे कम कहाँ है, हरिद्वार, चाहे वो परसेंटेज हो चाहे एरिया हो, हरिद्वार सबसे कम है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है ना। इसके बाद अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट आता है हमारा, देखिए राज्य के कुल वन क्षेत्र का 63% भाग गढ़वाल मंडल में तथा 37% भाग कुमाऊं मंडल में है। अब राज्य का कुल जितना भी वन क्षेत्रफल है ना, उसका 63% कहाँ आता है, गढ़वाल क्षेत्र में आता है, गढ़वाल मंडल में, और 37% कहाँ आता है, कुमाऊं मंडल में आता है।
राज्य के नदी वेशनों के कुल क्षेत्रफल में वनों का परसेंटेज। ठीक है, अब जो राज्य के नदी वेशन है ना, वो भी क्या करते हैं, वनों से होकर गुजरते हैं ऐसे, तो उनके एरिया में, उनके नदी बेसिनों में वनों का कितना परसेंटेज है उसको देखते हैं। जो टोंस नदी है उसका, टोंस नदी का वेशन है 76%, यानी इतना ये वन कवर करती है। कोसी नदी 69%, यमुना 56.7%, काली गंगा यानी शारदा इसको कहते हैं 45.4%, रामगंगा 41.5%, भागीरथी बेसिन 34.9%, अलकनंदा 32.1%। तो ये नदी बेसिनों का क्या है, एरिया है वनों में। अब इसके बाद देखिए वनों के प्रकार। अब वन कितने टाइप के होते हैं, वनों के प्रकार हम लोग देखते हैं। तो पहला जो वन होता है उसको हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन। क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वन। ये वन 750 या 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। या तो 750 से कम मीटर या तो 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय क्षेत्र आता है। साल इन वनों का प्रमुख वृक्ष है। अब जो उपोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, यहाँ का जो प्रमुख वृक्ष होता है वो कौन सा होता है, साल होता है। फिर बात करें दक्षिणी ढालों पर 750 मीटर तथा उत्तरी ढालों पर 1200 मीटर पर ये वन पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्षों की बात करें तो कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीसू तथा बांस यहाँ के क्या हैं, प्रमुख वृक्ष हैं। तो ये तो थे हमारे उपोष्ण कटिबंधीय वन। इसके बाद अगले वनों की बात करें तो अगले वन आते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों की बात करें तो ये वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पर एरिया मतलब जो हाइट होगी ना 1500 मीटर से कम हाइट होगी, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाएंगे। ये वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ क्या होती है, बारिश सबसे कम होती है, मतलब कम वर्षा होती है। प्रमुख जनजातियों की बात करें तो इसमें ढाक, सेलम, गूलर, जामुन, बेर, ये यहाँ के क्या हैं, प्रमुख पेड़ हैं, प्रमुख प्रजातियां हैं। इसके बाद अगले वन के प्रकार की बात करें तो अगला जो वनों का प्रकार है उसमें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, पहले हमने पढ़ा उपोष्ण कटिबंधीय, फिर पढ़ा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, अब हम पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, इसमें हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में 1500 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाने वाले ये वन शिवालिक श्रेणियों तथा दून घाटी में पाए जाते हैं। 1500 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं और शिवालिक जो श्रेणियां हैं और दून घाटी है यहाँ पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। इसके बाद बात करें तो इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, मानसूनी वन भी इनको बोला जाता है, जो किसी एक मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं। एक ऐसा मौसम आता है ऑटम सीजन जब आता है तो ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। यहाँ के प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो सागौन, सहतूत, पलाश, अंजन, बहेड़ा, बांस एवं साल, ये सारी क्या हैं, यहाँ की प्रजातियां हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों की। इसके बाद जो चौथे नंबर के वन आते हैं इनको हम लोग कहते हैं कोणधारी वन। क्या कहते हैं, कोणधारी वन। 900 मीटर से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं। 900 मीटर से 900 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 900 मीटर से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं। अर्थात ये उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के बीच का वन है। अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, उसके उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय जो होते हैं उनके बीच का वन है कोणधारी वन। ये चीड़ इसका प्रमुख वृक्ष होता है। इन वनों में शुष्कता रहती है और ये चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चट्टानी जो धरातल होते हैं वहाँ पर भी ये वन मतलब ये पेड़ उग जाते हैं। फिर बात करें पर्वतीय शीतोष्ण वनों की, तो जो पर्वतीय शीतोष्ण वन होते हैं ये वन 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यानी 1800 से लेकर 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाने वाले वनों को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वतीय शीतोष्ण वन कहते हैं। निचले भागों में चीड़ वृक्ष पाया जाता है। जो निचला भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। यहाँ की प्रमुख प्रजातियों के बारे में बात करें तो स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार ये ऊंचाई पर उगते हैं। बांज वृक्ष की जो प्रधानता है ये दक्षिणी ढालों पर होती है। जो दक्षिण वाले निचले ढाल होते हैं वहाँ पर बांज वृक्ष पाए जाते हैं। जो ऊंचाई होती है वहाँ पर स्प्रूस है, सिल्वर है, फर है, देवदार है, ये ऊंचाई पर उगते हैं। अन्य की बात करें तो जैसे पापुलर,
बर्च, नीली चीड़, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय शीतोष्ण वनों में पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला वनों का प्रकार है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। ठीक है, जो उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये वन 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो सिल्वर, फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च तथा बुरांस और कंपानुलाटस। ठीक है, जो कंपानुलाटस होता है, ये सारे प्रमुख प्रजातियां कहाँ की हैं? उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों की। ये वृक्ष तेल युक्त होते हैं, इसलिए कच्चे भी जल जाते हैं। अब ये जो वृक्ष होते हैं ना, ये तेल युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें अगर हम कच्चा जलाएं तो ये कच्चे भी जल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है, अगला जो पॉइंट होगा, इसमें हम लोग देखते हैं एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान। ठीक है, एल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदानों को, ये वनस्पतियाँ 3000 से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। ये जो वनस्पतियाँ होती हैं ना, एल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान, तो ये 3000 मीटर से 3600 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर पाए जाते हैं। इन ऊंचाइयों पर जूनिपर, विलो, यानी एक होता है जूनिपर, ठीक है, जूनिपर है, विलो है, रिप्स है, इस तरीके की जो एल्पाइन झाड़ियाँ हैं, ये पाए जाते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान मिलते हैं। अब जब हम 3600 मीटर से ऊंचाई पर जाएंगे तो हमें वहाँ घास के मैदान मिलेंगे, जिनको हम लोग बुग्याल कहते हैं, पयार भी कहते हैं, मीडो भी कहते हैं, अल्पाइन पास्चर भी कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ के प्रमुख फूलों की बात करें, यहाँ पर कुछ प्रमुख फूल पाए जाते हैं, जैसे अतीश का फूल है, वत्सनाम है, सलम पंजा है, सोम है, निर्विशी है, रुद्रवंती, विषकंडार, फेन कमल, कस्तूरा कमल, ब्रह्म कमल आदि प्रकार के फूल यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, अतीश, वत्सनाम, सलम पंजा, सोम, निर्विशी, रुद्रवंती, विषकंडार, फेन कमल, कस्तूरा कमल, ब्रह्म कमल आदि प्रकार के फूल कहाँ पर पाए जाते हैं? ये एल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। फिर जो अगला पॉइंट है, इसमें हम लोग देखते हैं जून से लेकर सितंबर तक इन मैदानों में उगने वाली घास के कारण यहाँ पशुचारण किया जाता है। जून से लेकर सितंबर तक जो मैदान होते हैं ना, इनमें जून से लेकर सितंबर तक इन मैदानों में जो उगने वाली घास होती है, इसके कारण पशुचारण किया जाता है। यहाँ पर बात करें तो बुग्यालों में पशुचारकों को चल घुमंतु, अनवाल, गुजर, गद्दी, बकरखाल, लुढ़िया, पालसी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो बुग्याल होते हैं ना, बुग्याल बेसिकली क्या होते हैं? घास के मैदान होते हैं। वहाँ पर जो पशुचारक होते हैं, यानी अपने पशुओं को लेकर वहाँ पर चराते हैं, जिनके पास काफ़ी सारे भेड़ होते हैं, जैसे 200, 400, 500 ऐसे भेड़ होंगे, या फिर और भी जानवर होते हैं, तो उनको यहाँ पर वो क्या करते हैं? चराने के लिए ले जाते हैं, उन्हीं को बुग्याल कहते हैं। और जो पशुओं को चराते हैं उनको पशुचारक कहते हैं। यहाँ की भाषा में इसको चल घुमंतु, अंडवाल, गुजर, गद्दी, बकड़खाल, लुढ़िया, पालसी कहा जाता है। बेसिकल जो गुजर गद्दी होता है, ये हिमाचल प्रदेश में अनवालों को, पशुचारकों को बोला जाता है। ठीक है ना। अब अगला जो प्रकार है वनों का, इसमें हम लोग पढ़ते हैं टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां। ठीक है, 8वें प्रकार के वन में देखते हैं टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां। ये वनस्पतियां 3600 से लेकर 4800 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो वनस्पतियां हैं, ये 3600 से लेकर 4800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगती हैं, जैसे घास है, काई है, लीचेन है। ठीक है, जबकि इसके अधिक ऊंचाई पर सदैव बर्फाच्छादन रहता है। यानी अगर हम लोग 4800 मीटर से अधिक ऊपर ऊंचाई में जाएंगे तो वहाँ पर हमेशा क्या रहेगा? बर्फ से आच्छादित रहेगा। जो पहाड़ वहाड़ होते हैं वो बर्फ से क्या रहते हैं? आच्छादित रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी घास वास नहीं उगती। घास वास उगेगी भी तो बर्फ से वो ढक जाएगी। ठीक है ना। फिर देखते हैं वनों का प्रशासनिक विभाजन किस तरीके से होता है। तो वनों का प्रशासनिक विभाजन में हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं वन विभागाधीन। वन विभागाधीन क्या क्या होता है? तो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 70.46% इसके अंतर्गत आता है। यानी वन विभाग के अधीन कितना परसेंटेज आता है? 70.46% किसके अंतर्गत आता है? वन विभाग के अधीन आता है। इसके बाद देखिए राजस्व विभागाधीन। तो राजस्व विभागाधीन के अंतर्गत कितना आता है? 13.76%। इन वनों में पशु चराने तथा लकड़ी काटने की छूट होती है। केवल 13.76% ऐसे वन हैं जिसमें हम लोग पशु चरा सकते हैं, लकड़ी वकड़ी और घास वास काट सकते हैं। फिर आता है वन पंचायताधीन, यानी ऐसे वन जो पंचायत के अधीन होते हैं, उसमें आते हैं 15.32%। इन वनों पर स्थानीय वन पंचायतों का क्या होता है? नियंत्रण होता है। जो स्थानीय वन पंचायत होती है उसका नियंत्रण होता है इन वनों पर। निजी व अन्य संस्थाधीन। ठीक है,
अब कुछ प्राइवेट भी होते हैं वन या किसी संस्था के अधीन भी होते हैं, तो वो वन है हमारे पास 4.6%, ठीक है, 0.46% जो वन है ये किसी निजी इंसान के या फिर किसी संस्थान के अधीन आता है। इन वनों पर निजी व्यक्तियों तथा नगर पालिकाओं का अधिकार होता है, नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों का इस पर क्या होता है, अधिकार होता है। तो ये तो थे हमारे वन संबंधी जो भी हमने वनों के प्रकार पढ़े या फिर वनों से संबंधित जो भी फैक्ट थे उनको क्लियर करा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग बात करेंगे वन संबंधी जो आंदोलन हुए थे। उत्तराखंड में काफ़ी सारे ऐसे आंदोलन हुए थे जो वनों से रिलेटेड थे, तो उसको हम लोग अगले टॉपिक में देखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।